नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वच्छ दुनिया में फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस कोरोना मंथन कार्यक्रम में जैसा हमने पहले भी कहा था, हम पहले ही दिन से स्थितियों पर नजर लगाए हुए हैं। लगातार इस बात का अंदाजा भी कर रहे हैं कि लॉकडाउन की क्या स्थिति होने वाली है, समाज पे इसका क्या असर आने वाला है, शिक्षा पे क्या असर आने वाला है और प्रशासन की भी क्या जिम्मेदारी है, क्या असर आने वाला है। अपेक्षित था 3 तारीख के बाद लॉकडाउन का बढ़ना, और एज यूजुअल वो बढ़ा भी 17 तारीख के लिए। हम में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि हमको किस तरीके से दोनों ही परिस्थितियों में, लॉकडाउन बढ़ने की स्थिति में भी और लॉकडाउन 3 तारीख को खुलने की स्थिति में भी क्या क्या विचार हो सकते थे। वो जो हमारा प्रशासन था, जो हमारे समाज के विभिन्न लोग थे, वो इस बात का मंथन लगातार कर रहे थे और हमने भी सारी स्थितियों पे एक अपनी निगाह बना के रखी हुई थी। तो इसी क्रम में आज जो हमारे पास मुख्य वक्ता है, मुख्य अतिथि हैं, वो हमारे चैनल पे HBTU के VC प्रोफेसर NV सिंह साहब हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। और सर आपको स्वागत है सर। हमारे जो दूसरे सहयोगी हैं वो डॉक्टर सुधांशु राय जी हैं। आप चीफ काउंसलर हैं CSGM यूनिवर्सिटी में और कानपुर शहर के, कानपुर जो स्मार्ट सिटी है, आप उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और हम दोनों लोग मिलकर ये जानना चाहेंगे, सर के साथ बहुत सारी चीजों की चर्चा करेंगे जो शायद आपके मनों में भी प्रश्न हो और एक सामान्य नागरिक के तरह हमारे मनों में भी प्रश्न है जो हम सर से पूछना चाहेंगे। सर, जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कि हम लोग लॉकडाउन फेज 3 में पहुंच चुके हैं। अपेक्षाकृत हमने बहुत सारी तैयारियां करके रखी थी, रणनीति बना के रखी थी। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या शैक्षणिक और सामाजिक रणनीतियां बनानी चाहिए? आपने क्या क्या तैयारी करके रखी थी और आगे अब क्या क्या हो सकता है? आपका क्या विचार? देखिए, लॉकडाउन राजीव जी, लॉकडाउन जो था, लॉकडाउन 2 के बाद लॉकडाउन 3 माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषित किया है MHA के माध्यम से, और हम सभी जानते हैं कि देश और प्रदेश की नहीं, पूरे विश्व की स्थिति क्या है, ये सभी लोग मीडिया से देखते रहते हैं। लॉकडाउन 3 जहां तक इंडियन कंडीशन है, वो खोलने की आवश्यकता एक विस्तृत समीक्षा के बाद थी और वो की गई है। अब इसमें हमारा एज समाज के रूप में, समाज के अंग के रूप में, ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम उन नियमों का पालन कैसे करें, और हम अपने को यदि सुरक्षित रखना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे सुरक्षित रह लेंगे। जैसे, क्योंकि ये लॉकडाउन कंटिन्यूअसली लगातार अननोन टाइम तक लागू रखना ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इससे न केवल जन सामान्य की सामान्य जीवन प्रभावित होने की संभावना बन रही थी, बहुत सारे ऐसे जो गरीब मजदूर बेसहारा तबके थे, उनको जो इनिशियली समाज के विभिन्न वर्गों से सहायता मिलनी प्रारंभ हुई थी, वो भी एक असीमित समय तक नहीं चलाया जा सकता, उसकी भी सीमा थी, क्योंकि एक समुचित मात्रा में ही लोगों ने धनराशि कंट्रीब्यूट किया था, जिसको कि उनके ऊपर खर्च किया जा चुका था। जो मैंने पाया है, न केवल अपने यहाँ, अन्य जगहों पर भी मैंने देखा है कि धीरे धीरे वो संस्थाएं, वो लोग जो आगे आए थे सहयोग करने के लिए, वो फिर पीछे हटने लगे, क्योंकि अब खत्म हो गया था उनके पास धन। तो एक तो वो एस्पेक्ट था कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज दी जाए। दूसरा, आर्थिक मंच जो है, हम दूसरे देशों की अपेक्षा या दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा आर्थिक रूप से अपने को इतना पीछे न ले जाएं कि एक तो पिछली बार मैंने कहा था ऑप्टिमिस्टिक रूप से कि हम निश्चय ही इस चीज को जीतेंगे और आगे बढ़ करके एक नए स्वरूप में हमारा रूप निखरेगा, उस चीज को पाने के लिए यह आवश्यक था। अब रही बात शैक्षणिक संस्थाओं की तैयारियों की, तो निश्चय ही जो हमारे ऑफिसेस खुले हैं, इनसे जो रुके हुए कार्य थे, ऑब्वियसली बहुत तेजी से गति नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि 33% कर्मचारियों की संख्या के साथ और निश्चित दूरी बनाए रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की, हमको कोई मीटिंग भी करनी है तो उसमें ध्यान रखना है सोशल डिस्टेंसिंग का। अभी धीरे धीरे एक हैबिचुअल जो हम हो रहे थे, और खासकर यदि एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, तो एक नई जो परंपरा शुरू हुई है ऑनलाइन पद्धति की, यदि इसमें गार्जियन, शिक्षण लेने वाले यानी छात्र छात्राएं भी उतना ही समुचित सहयोग करें,
तो ये बहुत अच्छी चीज होगी और इससे एक शिक्षण की नई पद्धति का ही विकास होगा। आल्दो पिछले 4-5 वर्षों से मूक, एनपीटीईएल और ऑनलाइन व्यवस्थाएं चल रही थी, विदेश के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में तो यह व्यवस्था पूर्व से ही लागू थी, ऑलमोस्ट 50% कोर्सेज उनके पढ़ाए जा रहे थे, लेकिन इंडिया में ये चीज कॉमन नहीं था, क्योंकि अब हमारे शिक्षकों में पुराने शिक्षकों के साथ साथ जो नए शिक्षक हैं उन सब ने सीख लिया और इसका पालन कर रहे हैं। अब रही बात सोशल डिस्टेंसिंग की, तो अभी हम लोग विभिन्न स्तरों पर इसकी समीक्षा कर रहे हैं, तैयारी में लगे हुए थे, ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे थे और इसके बाद में एक समुचित रूपरेखा जो यूजीसी एआईसीटी से प्राप्त हुई है उसके अनुरूप हम लोग गाइडलाइन के हिसाब से अपनी जो आवश्यकताएं हैं, क्योंकि एक चीज राजीव जी, अभी मैं वीसी कमेटी में था टेक्निकल एजुकेशन की, उसमें चर्चा हो रही थी, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि यदि हम एकेटीयू की बात करें, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के बारे में मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, तो एकेटीयू एक एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी के साथ साथ उसके अपने भी संस्थान है, आईटी और 3 अन्य संस्थान जो कि ऑटोनोमस टाइप में चल रहे हैं। उनके संबद्ध संस्थान है, बहुत सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और 2 टेक्निकल यूनिवर्सिटी और है, एक गोरखपुर में है, एक कानपुर में है। अब जैसे कि इनकी लोकेशनल सिटी है, उसमें यह देखें तो पूरे प्रदेश में प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं, उसके साथ साथ 2 प्राविधिक विश्वविद्यालय और वहां पर यदि गोरखपुर ऑरेंज जोन में है तो कानपुर रेड जोन में है। और हमारे सभी छात्र जो 2 प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं हैं वो रेजिडेंशियल एक तरीके से है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ 30 से 35% छात्र छात्राएं जो है वो शहर से आते हैं। तो व्यवस्था यदि हम सीमित करें, यदि छात्रावासों में समुचित व्यवस्था रह रहे होते तो हमने एक बार एंट्री ले ली, सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराया और उसके हिसाब से उनकी परीक्षाएं आयोजित करी। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि कैसे हम उनको एकोमोडेट करें, रोज शहर से आने वाले छात्र छात्राओं को कैसे समायोजित करेंगे, उनके लिए लगातार मंथन और विचार चल रहा है। और क्योंकि समाज के रूप में एक हमारी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, वो देश के नवयुवक छात्र छात्राएं हमारे यहाँ पठन पाठन करते हैं, तो उनके स्वास्थ्य के प्रति हम जरा सी भी लापरवाही नहीं बरत सकते। तो पूरी सतर्कता, जागरूकता, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उन सभी को भागीदार होना होगा और उन नियमों का पालन करना होगा। जैसे आज शहर में लॉकडाउन खुला, आप स्वयं शहर से गुजरे हैं, मैं तो नहीं गुजरा हूं, लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट आई है सड़कों की हालत खराब हो रही थी। तो पुलिस और प्रशासन तंत्र से जुड़े लोग हैं, वो आवश्यक व्यवस्था तो करा रहे थे, लेकिन एकाएक खुलने के बाद जिस तरीके से भीड़ तंत्र हो जाता है, या लगातार लॉकडाउन के दौरान भी जो सब्जी मंडियों की स्थिति हम लोगों के सामने टीवी मीडिया के माध्यम से आ रही थी, उसमें हम क्यों नहीं पालन कर पाते हैं? हम क्यों नहीं 5 मिनट वेट करके अपनी बारी का इंतजार करके सड़क पार करना चाहते हैं या सामान लेना चाहते हैं? ये चीज हमको जागरूक होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हमारी अपनी सुरक्षा न केवल अपने लिए है, वो दूसरों को भी सुरक्षित करती है। सर, जैसे कि बहुत अच्छी बात सर ये बताई कि अभी आपने शिक्षा पे कि अगर हमारे अभिभावक और छात्र छात्राएं सभी लोग सहयोग कर देंगे तो बहुत एक हम अच्छी पद्धति को शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा चल रहा है। जैसे अमेरिका ने भी अपने कहा कि 2021 तक हमने बंद कर दिया, मगर उसका ये है कि वहां पे ऑनलाइन की सुविधा सभी लोग बहुत ही आराम से कर सकते हैं। सर, मेरा एक दूसरे पक्ष पे आपसे सर सवाल है कि जैसे कि हम लोग कानपुर जो रेड जोन में है, यहाँ पे अभी आपने कहा कि सड़कों की हालत थोड़ी सी वैसी है, आज पहला ही दिन। सर, क्या रणनीति में हमारे क्या कुछ कमी रह गई है कि हम लोग क्या उसी सेम पैटर्न पे ही आगे चल रहे हैं? क्योंकि मेरा ये मानना है, क्योंकि आप पूरे शहर को लेके किसी भी जो हॉट स्पॉट्स बनाए हैं उनको आप एक पूरा शहर का स्वरूप देते हुए हर एक एक्टिविटी को उस हॉट स्पॉट्स में अगर हम शुरुआत कराए, वहां के लिए एक आवाजाही कितनी रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए, कितना सामान मिलना चाहिए, वहां पे हॉट स्पॉट के बाहर एक प्रॉपर एक सेंटर बन जाए जहां पे एक फोन लग जाए, फोन के बाद जो अंदर के, जिससे हमारा बेसिकली पर्पस है कि आक्रोश ना पैदा हो, क्योंकि हम लोग पूरे शहर के जो हर चीज को वहां पे कर रहे हैं, बट हॉट स्पॉट पे हम लोग देख रहे हैं कि आक्रोश बढ़ रहा है। तो इसके लिए सर क्या कोई रणनीति, बिकॉज सर आप कुलपति हैं, एक शैक्षिक और एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में दोनों ही आप अपने दायित्वों को पूरा करते हैं, तो इसमें सर आपकी क्या राय हो सकती है कि हॉट स्पॉट्स को
हम लोग किस तरीके से उसके वहां के लिए रणनीति बनाए? नहीं, उसमें दो चीजें हैं सुधांशु जी। एक चीज तो ये है कि वहां के लोग वो आक्रोशित क्यों हो रहे हैं। आदमी को नैतिक परिचर्या के लिए, जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं भोजन, पानी, बिजली। ये तीन चीजें हैं, घर में तो रह ही रहे हैं। जो हॉटस्पॉट जोन्स क्रिएट किए गए हैं वो किसी प्रशासनिक तंत्र ने नहीं क्रिएट किया है। वहां के रहने वाले लोगों के संक्रमित होने की वजह से उनकी सुरक्षा के लिए ही वो क्रिएट किए गए हैं। तो ये वहां पर रहने वाले लोगों को, वो कंटेनमेंट जोन में जो आते हैं, उनको ये समझना पड़ेगा और मानसिक रूप से, और उसके लिए यदि कोई कठिनाई उठानी पड़ती है तो वो उठानी पड़ेगी उनको, और उसके लिए मानसिक रूप से उनको तैयार रहना चाहिए। जहां तक प्रशासनिक तंत्र की बात है, यह प्रशासनिक तंत्र की जिम्मेदारी बनती है कि वो वहां पर मूलभूत आवश्यक सुविधाएं वहां पर पहुंचाने का प्रयास करे। और जहां तक मैं मानता हूं, प्रशासन की ओर से इस संबंध में समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। फिर भी यदि कहीं कोई चूक है तो आजकल इतने ऑनलाइन मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप है, जिनके माध्यम से वो सूचनाएं यदि समुचित अधिकारी तक पहुंचाई जाए, टॉल नंबर्स पे डाली जाए, तो जरूर वो सुनी जाएंगी। और हमारा प्रशासन इतना कमजोर नहीं है कि वहां पर उन सुविधाओं को ना पहुंचा सके। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज है कि धैर्य धारण करना। कल मैं टीवी में देख रहा था, एक बच्ची का, एक आइसोलेशन वार्ड में क्वारंटाइन थी, वो बच्ची अकेले थी, 3 वर्ष की बच्ची, और वो इस बेड से उस पर हंस खुशी से कूद रही थी, उछल रही थी। मैं भी बहुत आह्लादित हुआ देख करके कि एक बच्ची जो अपने माँ बाप से दूर है, मात्र 3 वर्ष की है, वो भी यदि खुश रह सकती है तो हम पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग क्यों नहीं रह सकते? जी सर, बहुत मेरा मूल प्रश्न है उन सभी लोगों से, उन आप सभी मैच्योर लोगों से, कि यदि वो प्रसन्न हो सकता है, वो प्रसन्न रह सकता है, तो हम भी प्रसन्न रह सकते हैं। ये कहने की बात है। मैं नहीं मानता इस चीज को कि यदि हमें 2 टाइम का भोजन मिल रहा था, 1 टाइम नहीं मिलेगा किसी कारणवश, तो हम मर नहीं जाएंगे। हम आदी हो चुके हैं नियमों का पालन ना करने के। और इसमें मैं माननीय योगी जी की, माननीय प्रधानमंत्री की, माननीय गृह मंत्री की और प्रशासन की सराहना करूंगा कि उन्होंने कई सारे कड़े नियम उठाए। अदरवाइज जिस तरीके की अराजकता यहाँ पर फैल रही थी, वो इतनी भयानक रूप ले लेता कि शायद कोविड से दूसरी बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती इस समाज में। लॉकडाउन जो फर्स्ट आया, लॉकडाउन 2 आया और अब लॉकडाउन 3, तो कहीं ना कहीं हम एक सर लोगों की जो मानसिक सोच है, क्या इसमें तनाव आना वाजिब है? इस तनाव जो आ रहा है, उस तनाव आने के पीछे अगर उनका नहीं आने देने हैं, तो उसके लिए तो कौन सी ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए कि जहां पे हम उनकी सकारात्मक सोच, उनके अंदर का आत्मविश्वास, जैसा आपने कहा धैर्य का पालन करना, तो कुछ बातों को कहने का और कहने का तरीका, उसका प्रभावी एक सिस्टम क्या हो कि जैसे उन लोग के दिमाग में ये चीज आ जाए। कि जैसे कि कल मैंने रतन टाटा जी का एक स्टेटमेंट पढ़ा कि उन्होंने कहा इस समय कोई भी व्यापारी लाभ हानि के बारे में ना सोचे, क्योंकि अगर आपने अपने जीवन की सुरक्षा कर ली तो उससे बड़ा लाभ कुछ भी नहीं है। तो वो एक लोगों के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला। जहां पे हम लोगों को घर में रहने की हिदायत दे रहे थे, वहां पे ये एक स्टेटमेंट बहुत ही लॉजिकल था। तो सर कहीं ना कहीं उन लोगों को अपने घर तक सीमित, या जिन लोग से काम लेना है उन लोगों को क्या उसकी प्रभावी रूप, क्योंकि आप सर ऐसे पोजीशन में बैठे हैं कि आपके एक वर्ड को यहाँ के लाखों लोग सुनेंगे, लाखों लोग उसको मानेंगे कि एक ऐसा शख्स जो अपने टिप्स दे रहा है कि क्या आपको इस मोमेंट पे लॉकडाउन 3 पे करने की जरूरत है। सुधांशु जी, जहां तक मैं समझता हूं, यदि हम सामाजिक परिवेश को आकलित करें अपने यहाँ जो है, खास करके उन इलाकों में जहां पर लॉकडाउन में हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन की स्थिति बनी है, तो किसी से ये छुपा नहीं है कि वो एक बहुत लो पेड इनकम ग्रुप के लोगों का एरिया है। ज्यादातर जगहों पर, एक्सेप्शनल एरियाज को छोड़ दीजिए तो
ऐसे में क्या है कि उनके जो शिक्षा का स्तर है वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, उनकी दिनचर्या, उनका जो सामान्य रहन सहन है वो भी एक डिफरेंट सेक्टर में रहा है। और वो एक तरीके से कहें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डे टू डे बेसिस पर कमाने और खाने के लिए बाध्य होते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये समस्या तो है उनको डे टू डे बेसिस पे, और उसके लिए केवल एक आवश्यक था कि सरकार या ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं पहले तो उनकी मूलभूत मौलिक समस्याओं का निराकरण हो सके, जिससे कि आधे तौर पर वो मानसिक रूप से उनको मानसिक कष्ट से निजात मिल सके, और वो इस चीज से सुनिश्चित हो सके कि उनको भोजन पानी रहने की व्यवस्था का हो गया है जुगाड़। इस संबंध में यदि आप देखें तो प्रशासनिक तंत्र ने भी बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हैं। श्रमिक लोग जो है, हर श्रमिक के खाते में 1000 रुपया अभी ताजा मुख्यमंत्री राहत कोष से डाला गया है। उससे पहले भी उज्ज्वला योजना में भी सरकार ने 892 रुपए डाले हैं। उसके पहले किसान निधि में 500 रुपए डाले गए और श्रमिक निधि में भी 500 या 1000 रुपए डाले गए, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। तो ऐसा नहीं है सरकार नहीं सोच रही है, ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सरकारी तंत्र में जुड़े हुए थे, उन सभी को उसका लाभ दिया गया है। अब प्रशासनिक तंत्र के लिए अपने बाकी कार्यों के साथ साथ इस बिंदु पर तो कहीं ना कहीं और समाज के जो अन्य वर्ग थे वो लोग भी आगे आए। अब रही बात ऐसे लोगों के लिए कि क्या उनको कहा जाए जिससे कि वो अपने घर पर संयमित तरीके से रहें, ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है जो आपने पूछा है मुझसे जो है, और इसका केवल एक चीज है कि उनके घर में वो केवल एक चीज सोचना शुरू कर दें तो शायद इस समस्या का मूल निदान हो सकता है। कि एक पुरानी कहावत है हमारे यहाँ उर्दू की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। और शायद एक चीज और भी है कि हम सभी लोग गॉड फियरिंग लोग हैं, 90% इंडियंस जो है वो गॉड फियरिंग लोग हैं। तो लॉ अबाइडिंग की बात हम उनको फोर्स करेंगे तो शायद एक लेवल तक वो लॉ को फॉलो करेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं उनमें एक रिवोल्ट की भावना आ जाती है। तो उनको, और कुछ लोग ऐसे हैं जो समझाने से भी बाज नहीं आते, तो उनके लिए भी मैं रामचरितमानस की वो दोहा का एक लाइन सुनाऊंगा, विनय न बानत जलत जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सपोक तब भय भी होए न प्रीति। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए लॉ अबाइडिंग के लिए प्रशासन का सख्त होना भी जरूरी है। हमारे यहाँ बहुत सारे छात्र छात्राएं मान लीजिए आए, विश्वविद्यालय खुला और हमने उनके लिए सारी व्यवस्था करी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। यदि छात्र छात्राएं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करेंगे तो क्या हम उनको अलाउ करेंगे कि वो बाकी लोगों को भी पीड़ित कर दे? नहीं सुधांशु जी, नहीं। तो वहां पर हमें एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उनके विरुद्ध सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, उनके पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि आपका वार्ड यहाँ पर अव्यवस्था क्रिएट कर रहा है और आप इसको ले जाइए, हम इसको विश्वविद्यालय से 15 दिनों के लिए, 1 माह के लिए, 6 माह के लिए, ठीक है, पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर रहे हैं। ऐसे कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे जी हाँ, क्योंकि केवल पहले तो हम उनके लिए समुचित व्यवस्था करें, उनको मेंटली तैयार करें, और इसके लिए लगातार हम लोग ट्विटर से, फेसबुक से और अन्य मीडिया माध्यमों से उनसे लगातार संपर्क बना करके उनको इस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि पूरा प्रशासन आपके साथ है, हम आप ही के लिए, आपके हित लाभ के लिए लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं समाज के उस तबके को ये सोचना पड़ेगा, केवल मात्र 1.5 महीना एक घर में बंद रहना पड़े, सभी को समझ में आता है कि परेशानी है। हम लोगों की जो आदत बन गई थी सुबह तैयार होकर के ऑफिस जाना, दिन भर ऑफिस में रहना, शाम को आना, थोड़ा रेस्ट लेना, 1 कप चाय पीना, तो दैनिक दिनचर्या से तो अलग हो गए हैं। अब आप चाहे दिन भर घर पे बैठ करके चाय पीजिए या टीवी देखिए, तो एक समय तक आप तो ये कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत सारे मीडिया माध्यमों से कहा जा रहा है कि आप यौगिक क्रियाएं करिए, सुबह उठ करके अपने बच्चों के साथ उनके पढ़ने में मन लगाइए। यदि पढ़ने हैं, सभी के घर में छोटे बच्चे होते हैं, कोई और नियोनेटल है तो उसको खिलाइए, उसकी देखभाल करिए, ठीक है। घर के और लोगों के बीच में शायद बहुत सारे परिवार ऐसे रहे होंगे जिनके सभी सदस्यों ने मिल बैठकर एक साथ खाना नहीं खाया होगा वर्षों से,
वो इस बार इन 45 दिनों के बाद, इन 17 दिनों में ईश्वर ने उनको शायद पहली बार ये मौका दिया है कि पूरा परिवार एक साथ एक समय एक जगह बैठकर भोजन कर पा रहा है, जो भी रूखा सूखा है, ये अच्छा है, जैसा भी है। और अभी तक जहां तक हमें पता है, भारतवर्ष में ना तो अन्न की कमी हुई है और ना ही कहीं भूखमरी की स्थिति आई है। तो हम जबरदस्ती किसी प्रॉब्लम को लेकर के बिना बात के उसका हवा खड़ा करके और उसको एक प्रॉब्लम के रूप में प्रिवेल कराने लगे, वो बात उचित मुझे नहीं लगती। और ऐसे लोग निश्चय ही दंडनीय अपराधी हैं और उनको दंड दिया जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। राजीव जी। नहीं, बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ना तो प्रशासन की कहीं दिक्कत है, ना अन्न और किसी भी तरीके की सुविधा की कोई दिक्कत है। बस हमको, समाज को ये खुद से मानना पड़ेगा कि जैसे कुछ कोरोना वॉरियर्स सड़क पे काम कर रहे हैं, वैसे ही हम अपने घरों में रहें और हम घरों में रह के एज ए कोरोना वॉरियर्स काम करें, ताकि ये चेन टूट जाए और हमको जल्दी से जल्दी इससे मुक्ति मिले। हमको इस जो महामारी है इससे हम अंदाज करें, तो ये निश्चित रूप से जनता की जिम्मेदारी है। मैं फिर से लौट के जिस तरीके से राजीव जी, जब तक हम अपने दैनिक दिनचर्या में बदलाव नहीं करेंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जहां तक मैं रिपोर्ट्स जो देख पाया हूँ, मीडिया की, मेडिकल की, WHO की और बाकी चीजों की, उनके आधार पर मैं यही समझ पाया हूँ कि जिस तरीके से कोविड-19 का ये जो वायरस है, ये मॉडिफाइड वायरस है। शुरू में इसके लक्षण दूसरे तरीके के आ रहे थे, बाद में तो ऐसे भी पेशेंट मिलने शुरू हो गए जिनमें कोई लक्षण ही नहीं आया। तो ये मॉडिफाइड जेनेटिक्स के बेस्ड वायरस है, जो कहीं ना कहीं, मैं नहीं कहूंगा कि ये कहीं किसी लेबोरेटरी में डेवलप किया गया या अपने आप पैदा हुआ, फिर भी हर वायरस में होता है, ये क्षमता होती है कि वो जेनेटिकली अपने को मॉडिफाई कर ले। ये नई चीज नहीं है, जो नेचुरली ग्रो होते हैं उनमें भी रहती है, कुछ बैक्टीरिया में भी होती है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये समस्या जब तक इसका वैक्सीन विकसित नहीं हो जाता है, और जैसा मुझे लगता है हमारी 134 करोड़ की जनसंख्या के लिए समुचित संख्या में वैक्सीन उपलब्ध होना, तो हम तो केवल एक चीज, सरकार भी वही कर रही है और हम लोग भी वही मिलके कर रहे हैं कि इसको फ्लैटनिंग कर रहे हैं कर्व को, यानी इसकी टाइमिंग को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं और चेन को ब्रेक करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। यदि हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ये रूल लॉकडाउन का फॉलो ना किया होता, तो शायद अब तक हमारी संख्या कई लाखों में पहुंच चुकी होती। और इस बीच में जो ये टाइम मिला है सरकारों को सब जगह पर, अब आज की डेट में समुचित संख्या में हमारे पास इस कोविड-19 से लड़ने की व्यवस्था है। आज हम मेडिकली काफी हद तक तैयार हैं। आज जो संख्या शुरू में टेस्टिंग की कम थी, आज हमारे पास समुचित संख्या में है। अभी आपको पता है कुछ किट्स चाइना से मंगाए गए, वो नहीं ठीक निकले, उनको वापस किया जा रहा है, लेकिन दूसरी कंट्री से मंगवा रहे हैं। एक ब्रिटेन की कंपनी है जिसने 8 देशों में, जिसमें से एक कंट्री इंडिया भी है, उसने अपनी 8 लेबोरेटरीज में वैक्सीन का निर्माण भी पहले ही पैरेलल टेस्टिंग करेंगे, जस्ट टू सेव टाइम, पैरेलल टेस्टिंग करेंगे और उसका वैक्सीन निर्माण कराना शुरू कर दिया है। तो अब तक हम सभी को, अपने को, परिवार में मन लगाएं, अपनी वो चीजों को, अपनी उन विधाओं को जिनको शायद हमने कभी सोचा हो कि हम कर लेंगे। किसी को बांसुरी बजानी थी, नहीं बजा पाया, किसी को हारमोनियम बजाना था, नहीं बजा पाया, किसी को टीवी का कोई सीरियल देखना था, नहीं देख पाया, किसी को परिवार के साथ बैठ करके भोजन करना था, नहीं कर पाया। या हो सकता है राजीव जी, आप कोई डिश घर में शुरू में कभी अच्छी बनाया करते हो, जो विभिन्न जिम्मेदारियों की वजह से बहुत वर्षों से आपने घर में ना बनाया हो, आप बिटिया के साथ किचन में खड़े होकर के बनाए। तो हम लोग अपना समय इसमें लगाएं और शायद
यदि हमें कोई समस्या जाती है किसी प्रकार की, तो हम अपनी समस्या को प्रशासन को अवगत कराएं, और कहीं ना कहीं प्रशासनिक तंत्र जो है उन समस्याओं का निदान करने के लिए खड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। सुधांशु जी। हाँ सर जैसे कि इस जो ये हमारे पास समय है जो हम लोग लॉकडाउन में रह रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि सर क्या इसमें हम लोग को प्लान ए और प्लान बी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए क्या? हर एक एरिया में, चाहे व्यापारी हो वो इस समय अपना प्लान ए प्लान बी कर सकता है, चाहे हम लोग शिक्षण संस्थानों वाले हों, तो सर क्या आप भी इस तरीके से प्लान ए और प्लान बी, क्या हो सकता है कि हमारा सेशन जुलाई से स्टार्ट हो या सितंबर से स्टार्ट हो, या हम ऑनलाइन पे चलें या हम मैनुअल पे चलें, तो क्या सर इस तरीके से क्या आप लोग भी? ऐसा है कि मैं तो, आप प्लान ए और प्लान बी की बात कर रहे हैं, मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज एन प्लानर, मैं हमेशा 3 प्लान बनाता हूँ। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान ए होता है हमारा ऑप्टिमिस्टिक, प्लान बी होता है पेसिमिस्टिक, और प्लान सी होता है नेगेटिव, एडवर्स। ठीक है। प्लान ए ऑप्टिमिस्टिक कि हम 1 जुलाई को अपना खोल लेंगे, संस्थान हमारा खुल जाएगा, तो हम क्या करेंगे? पहले परीक्षाएं कराएंगे। अब परीक्षाओं कराने में हमारे पास इतने क्लासरूम है कि नहीं है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग कराते हुए हम विभिन्न पालियों में विभाजित करके किस किस ईयर के छात्रों को बुला करके, जिससे कि उनको छात्रावासों में भी हम प्रॉपर्ली सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एकोमोडेट कर पाए, और यहाँ पर भी उसके पहले क्या 20 जून तक हम यहाँ पर सैनिटाइजेशन की समुचित व्यवस्था कर पाएंगे, क्योंकि हर पाली के बीच में हमको सैनिटाइजेशन कराना, सुबह शाम सैनिटाइजेशन कराना, हर छात्र का सैनिटाइजेशन छात्रा का कराना, फिर उससे एग्जाम दिलवाना, कॉपियों को इकट्ठा कराना, उन कॉपियों को प्रॉपर्ली सैनिटाइज तरीके से रखना, फिर उनकी स्कैनिंग हो या उनको टीचर को देना हो, फिर जो टीचर लोग आए उनकी कॉपियों का इवैल्यूएशन हो, फिर बैक उनको कॉपियां दिखाई भी जाती थी, तो उन कॉपियों को कैसे दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्कैनिंग की इतनी सुविधा है नहीं, जहां ऑनलाइन की सुविधा हो वहां पर तो ऑनलाइन स्कैन करके दिखाया जा सकता है। दूसरा मोड था ऑनलाइन टेस्ट लेने का, पहले ही प्लान ए में ही। तो ऑनलाइन टेस्ट का जो मोड रहा है मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस दे करके करने का, उसमें एक समस्या बड़ी सी आ रही है, क्योंकि यह सुनिश्चित करना, एग्जामिनेशन एक बहुत बड़ी सैंक्टिटी वाली चीज होती है, और उसमें प्रॉपर सैंक्टिटी नहीं मेंटेन, नहीं कहीं किसी कॉर्नर से कोई फिंगर रेजिंग ना कर पाए, इसके लिए यह आवश्यक है कि लड़का कहाँ बैठा है, किन परिस्थितियों में बैठा है, क्योंकि कई बार ऐसी सूचनाएं भी मिल जाती हैं कि लड़कों ने व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर करके 4-4 के साथ जो है, और वो ग्रुप में लग गए हैं, और हर ग्रुप में एक लड़का कॉमन हो गया है, तो आपका मल्टीपल क्वेश्चन का धज्जी उड़ाते उनको मिनट्स लगते हैं, और आपके सारे सवालों के जवाब वो दे देंगे। तो ऐसे में एक टर्निटिन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग हम ग्रेडस्कोप का किया है हम लोगों ने, या गूगल पे ही हम लोगों ने करवाया कि नहीं, जो आप जितने न्यूमेरिकल सवाल है वो जो आप वर्किंग करेंगे उसको भी अपलोड करिए, पैरेलल स्क्रीनशॉट खींचिए और डालिए, तब मानेंगे आपके जवाब को। तो इन सब चीजों में, और 1 घंटे का लिमिटेड टाइम में XY टाइम पे खुला प्लस 1 घंटा बराबर बंद हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। तो इन सारी चीजों को करने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि 100% प्रूफ वे में हमने एग्जाम कराई। अब प्लान बी पेसिमिस्टिक, मान लीजिए इसके बाद भी खुलता है तो हम कैसे कराएंगे? तो हमारा प्लान बी रेडी है कि यदि हम 1 जुलाई को ना खोल करके 1 अगस्त को खोल पाते हैं, 1 महीना बाद और खोल पाते हैं, तो क्या होगा? तो उस स्थिति में फिर कैसे हम स्क्वीज करके, क्योंकि इस बीच में फिर हम करेंगे, अभी तो हम प्रयास कर रहे हैं कि वर्चुअल लेबोरेटरी भी सॉरी वर्चुअल लैब कराते हैं लड़कों को, जिससे कि केवल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए उनको बहुत लिमिटेड समय आना पड़े। रेमेडियल क्लासेस की जो बात है, भाई आपको जो भी रेमेडियल वर्क करना है वो पहले ही कर लो। मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑनलाइन मैंने करा दिया, क्योंकि पहले क्या होता था, जब मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन हुआ, जिनकी थोड़ा गड़बड़ हो गया वो कहते थे साहब हमारी तो तबीयत उस दिन, हमको छींक आ रही थी, हमको बुखार हो रहा था। ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू, अब सुधांशु जी जो है, जो हम लोगों के सामने एक बड़ी समस्या है विश्वविद्यालय के तौर पर, वो ये है, यदि किसी
छात्रावास में शाम को 8 बजे कोई लड़का या लड़की बुखार के साथ छींकने लगा तो उस हॉस्टल में पैंडेमिक क्रिएट हो जाएगा। जी हाँ जी। तो इसके लिए हमको समुचित मेडिकेशन की व्यवस्था, उसके लिए एक आइसोलेशन रूम की व्यवस्था, प्लस वहां पर भोजन पानी पहुंचाने की व्यवस्था। अब किसकी ड्यूटी सरकारी तंत्र में आपको भी पता है, जिसकी ड्यूटी वहां लगाई जाएगी कि आप उसको सुबह शाम भोजन पहुंचाइए, साहब हम तो दूर ही रख देंगे, बिल्कुल स्पष्ट मैं कह रहा हूँ, हम दूर ही रख देंगे, वो लड़का अपना घसीट कर ले, जैसे उसको छूत की बीमारी लग गई हो। तो यह भी एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है जिसको कि हमको ओवरकम करना पड़ेगा जी। और ऐसा नहीं है, जो मेडिकल एजुकेशन में जुड़े लोग हैं वहां पर कुछ जगहों पर इस प्रकार की समस्याएं आई हैं, ठीक है, लेकिन उसको हैंडल कर लिया गया है। तो हम लोग भी प्लान कर रहे हैं भाई, जिसको भेजेंगे उसको कहेंगे तुम पीपीई किट पहन करके जाओ, उसको खाना दे दो, उसका बर्तन ले आओ, भाई पानी रख दो वहां पर सामने, वो अपनी प्लेट व्लेट धुल दे, कुछ करे इस तरीके की बात। बाकी तो हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करना ही पड़ेगा, कहीं दुगने तिगुने स्तर पे। जो मेस वर्कर हैं, जो नॉर्मल डेज में काम करते थे, उनको भी हमको विधिवत ट्रेन करना पड़ेगा कि नहीं, ऐसे नहीं किसी आदमी को लगाना पड़ेगा कि वो देखे कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन हो रही है या नहीं मेंटेन हो रही है, बिकॉज दीज आर नॉन नॉर्मल डेज। अब प्लान बी में 1 अगस्त को खुलता है तो हमको विद इन मंथ और सो खत्म करना पड़ेगा चारों एग्जाम। एक प्रॉब्लम आ रही थी कि क्या हम 3rd ईयर, 2nd ईयर और 1st ईयर के छात्र छात्राओं का एग्जामिनेशन जो है वो आगे करा लें। ये अभी भी ओपन है हमारे पास कि हम अभी उसके लिए चिंतित ना हो, उनको ये मानते हुए कि वो प्रमोटेड है उनको आगे बढ़ा दें, उनकी क्लासेस लेना शुरू कर दें और उनकी परीक्षाएं आगे करा लें। क्योंकि मैं मानता हूं कि वो ऑर्डिनेंस के हिसाब से उनको सिंपली प्रमोट कर देना उचित नहीं रहेगा। वो 9th जैसे 1st ईयर में होता है या अन्य कक्षाओं में होता है, वो प्रमोट करना उचित नहीं होगा, क्योंकि 10 वर्ष बाद इस किसी की डिग्री पर कोई प्रश्न उठाएगा तो उसका जवाब उस छात्र के पास नहीं होगा। वो केवल यही कहेगा सर मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे तो यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया था। हमको एज ए पेरेंट, एज ए गार्जियन यही उसका भी वेल विशिंग भी देखना है कि भविष्य में उसके साथ किसी प्रकार की कोई समस्या कठिनाई ना उत्पन्न हो। अब रही बात नेगेटिव की, नेगेटिव में आप 1 सितंबर से पहले खोल ही नहीं सकते, ये तो मैं वो बता रहा हूं। और हो सकता है कि सितंबर की खोल है, आप अक्टूबर पहुंच जाए, तो उसके लिए फिर हमारे पास 2-3 महीने का समय है, फिर हम अल्टर करेंगे इन सिचुएशंस को। जी हाँ, कैसे करें, क्या मोड अपनाएं, क्या क्या चेंजेस करें ऑर्डिनेंसेस में, उसके लिए जो रिक्वायर्ड होगा एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल वहां से सब अप्रूव कराएंगे चीजों को। उसमें लीगल ओपिनियन लेनी पड़ेगी हमको, क्योंकि लीगली वेटिंग करानी पड़ेगी उन एक्शंस पे, क्योंकि यदि लीगली वेट नहीं होंगे तो कल की डेट में कोई लीगल इशू खड़ा हो गया तो उसको भी हम ही को ओवरकम करना है। जहां तक प्लान सी की बात है, प्लान सी में एक अनिश्चितता का दौर जिस हिसाब से है, और उसमें यदि हम यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को नहीं ओपन कर पाए तो उसके लिए हम लोग ने ये सोचा हुआ है कि हम पूरी पढ़ाई जो अभी चल रही है उसको पूरे ऑनलाइन मोड में रखेंगे, और ऑनलाइन मोड में रखने के बाद फिर इस बीच में फुल प्रूफ तरीके से जो भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल होंगे उनको प्रोक्योर करके या एक दूसरे के सहयोग से तैयार करके, जिससे कि एमसीक्यू बेस्ड हम परीक्षाएं करा सके और उनके लिए हम जो ऑर्डिनेंसेस हैं उनमें समुचित प्राविधान कर सके, उनके लीगली वेट करा सके, और इस हिसाब से हम करेंगे। और यदि पॉसिबल हुआ तो वर्चुअल लैब कराएं, क्योंकि फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं कि हम करें, तो वो तो लास्ट अल्टरनेटिव अवेलेबल है जो कि हम सोच रहे हैं। ईश्वर ना करे वो दिन आए और हमको उस लास्ट अल्टरनेटिव की तरफ जाना पड़े। सब कुछ जैसा कि चल रहा है, सब हम सुरक्षित हो जाए, सभी लोग ग्रीन जोन में आ जाए और हमारी दिनचर्या सामान्य हो जाए, जिससे कि हम इससे निजात पा सकें। सर बहुत अच्छी बात आपने कही, और मैं समझता हूं कि हमारे शैक्षिक मुखिया के नाते तमाम लोग जो हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं वो आपकी बात को फॉलो करेंगे, क्योंकि जब तक कि इसकी वैक्सीन या कोई स्थायी इलाज नहीं आ जाता है तब तक ये हमारी एक जागरूक जिम्मेदार नागरिक की तरह ये हमारा भी कर्तव्य बनता है देश के प्रति, समाज के प्रति,
कि जहां एक और प्रशासन और हमारे जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं, सर ने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तक के बारे में सोच के रखा है, वहीं पे बस हमको भी यही करना है कि हमको कुछ नहीं सोचना है, हमको खाली वो तमाम काम जो हम इन 2 फेजेस में नहीं कर पाए हैं, इस तीसरे फेज में कर लें, ताकि हम अच्छी तरीके से अपने एक तो समय का इस्तेमाल कर लें, अपनी जो नकारात्मक ऊर्जा है उनको सकारात्मकता में बदल लें और जल्दी से हमारा देश इस समस्या से निजात पाए। हम लोग ने बहुत अच्छी बातें सर प्रोफेसर एनबी सिंह साहब से सुनी और जल्दी ही फिर हम लोग एक साथ मुलाकात करेंगे। यदि आपके मनों में कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रश्न है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको छोड़ें, हम लोग फिर से आपसे बात करेंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, इसी आशा के साथ कि हम लोग जल्दी से इस समस्या से, महामारी से बाहर निकले। आपका राजीव मिश्रा, आप सभी को सादर नमस्कार। नमस्कार सर।